मैं डॉक्टर महेश केवट आज मैं संधि पे चर्चा करना चाह रहा हूं। यह संधि 10वीं वर्ग के छात्रों, इंटर लेवल या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण होगा। यूपीएससी, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं संधि की परिभाषा को स्पष्ट करता हूं कि संधि किसे कहते हैं। संधि, जैसा कि सभी पुस्तकों में आप लोग देखते होंगे कि संधि की परिभाषा दो वर्णों के अत्यंत संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के अत्यंत संयोग से, अत्यंत संयोग का तात्पर्य यह है कि वैसे दो वर्ण पूर्व खंड और उत्तर खंड के, पूर्व खंड का अंतिम वर्ण और उत्तर खंड का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों के अत्यंत संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। अब ये प्रश्न उठता है कि विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय कैसे हुआ, तो इसे हम आगे जानेंगे। अब रह गई बात कि संधि के भेद कितने हैं, संधि कितने प्रकार के हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब इन तीनों संधियों के बारे में एक एक करके डिटेल में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि देखेंगे। तो यहां भी प्रश्न उठता है कि स्वर संधि किसे कहें। तो अभी हम लोगों ने संधि की परिभाषा देखा कि वहां कहा गया कि दो वर्णों के अत्यंत संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। अब कैसे वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, व्यंजन हो या विसर्ग से युक्त वर्ण हो, वहां क्लियर नहीं है क्योंकि वहां समग्र संधि की परिभाषा दी गई है। अब यहाँ हम केवल स्वर संधि को देखेंगे। यहाँ स्वर संधि के बारे में हम परिभाषा देखेंगे कि जब दो स्वर वर्णों के अत्यंत संयोग से, दो स्वर वर्णों के अत्यंत संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ भेद जानेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि, अब यहाँ हिंदी और संस्कृत दोनों को मैं दृष्टि में रख कर बता रहा हूं। अगर हम स्वर संधि हिंदी में देखेंगे तो कुल 5 होते हैं और संस्कृत में जब देखेंगे स्वर संधि को तो 8 होते हैं। तो मैं पहले हिंदी को बता रहा हूं कि हिंदी में कितने स्वर संधि होते हैं, उसके बाद फिर जो अतिरिक्त 3 होते हैं संस्कृत का वह भी मैं लिख दूंगा। तो आप देखें, सबसे पहले स्वर संधि हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं। यण संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा दीर्घ संधि, पांचवा आयाति संधि। ये 5 ही हिंदी में होते हैं, जबकि संस्कृत में स्वर संधि 8 होते हैं। उसमें आप देखिए, यहां तक मैं अंडरलाइन करता हूं ताकि यहाँ 5 तक आप हिंदी में समझे। छठा पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि,
और 8वां प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, इसी को प्रगृह्य संधि भी कहते हैं। प्रगृह्य संधि। तो ये आप तीन जो अतिरिक्त देख रहे हैं, ये संधि संस्कृत में होते हैं, यानी हिंदी में 5 और संस्कृत में 8। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ हम यण संधि पहले पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि स्वर संधि और हिंदी में जो स्वर संधि या हिंदी में संधि है और संस्कृत में जो संधि है, उसमें केवल अंत में जो विसर्ग होता है या अंत में जो वर्णों में हलंत लगा होता है, उसी में केवल परिवर्तन दिखाई पड़ता है। बाकी नियम में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। जो संस्कृत में है वही संधि में भी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ यण संधि देखेंगे। यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं? तो हम लोग यहाँ देखें कि जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, री और दीर्घ री और लिरी तथा दीर्घ लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण हो, तो कोई भिन्न स्वर, यानी ई के बाद उ भी हो सकता है, री भी हो सकता है, लिरी भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या उ के बाद ह्रस्व के बाद ह्रस्व हो सकता है, री हो सकता है, लिरी हो सकता है, कोई अन्य स्वर वर्ण हो सकते हैं। तो स्थिति क्या उत्पन्न हो सकती है? यानी कहने का तात्पर्य ह्रस्व ई दीर्घ, ह्रस्व उ दीर्घ उ, री दीर्घ री और लिरी तथा दीर्घ लिरी के बाद जब कोई भिन्न स्वर वर्ण हो, तो ई कहने का मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ दोनों, ई य में बदल जाएगा, य में हलंत लगा होना चाहिए, य में बदल जाएगा, ह्रस्व उ और दीर्घ उ व में बदल जाएगा, यहाँ भी हलंत है, री और दीर्घ री र में बदल जाएगा, और लिरी दीर्घ लिरी ल में बदल जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण है, तो ई बदल जा रहा है किस में? य में। य क्या है? हलंत है। य हलंत के साथ युक्त है, ये पूरा वर्ण नहीं है, स्वरहीन है। उसी तरह उ भी व में बदलेगा, री र में बदलेगा, लिरी ल में बदलेगा। कब? जब बाद में कोई भिन्न स्वर वर्ण होगा। तो इसे हम उदाहरण से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि या संधि का पूर्व खंड में अंतिम वर्ण में ती दिख रहा है और यहाँ आ दिख रहा है, लेकिन ती स्वर से युक्त है। हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं। जब स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे तब ता हलंत हो जाएगा और इससे ई निकल आएगा, और यहाँ आप आ देख रहे हैं, आदि लिख रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट आपको दिख रहा है कि ई यहाँ दिख रहा है, आ दिख रहा है। ई कहने का मतलब ई के बाद भिन्न स्वर आ गया, तो ई बदल जाएगा किस में? ई बदल जाएगा य में। यानी यहाँ अपना विकार उत्पन्न हो गया। जब विकार उत्पन्न हो गया तो इसे मिला देंगे। जब इसको मिलाएंगे तो ई तो पहले से ही बरकरार है। अब त के बाद य है, त हलंत से युक्त है, यह भी हलंत से युक्त है, यहाँ कोई स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए त हम आधा इस तरह से लिख सकते हैं। य के बाद आ है, तो आ की मात्रा इससे मिल जाएगी, इत्या इधर दी है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि बनता है। और भी हम उदाहरण उ से संबंधित देख सकते हैं, जैसे मधु जोड़ अरि। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ धू है, धू में क्या है? उ है, तो इसको हम तोड़ कर निकालेंगे, ध हलंत हो गया, इधर उ आया और इधर अरि है। अब स्पष्ट दिख रहा है कि जो है धू में उ जो था वो उ को निकाले तो ध हलंत हो गया। उ के बाद यहाँ अभिन्न स्वर वर्ण है, तो उ किसे बदल जाएगा? उ बदल जाएगा व में। व बदला, यहाँ भी हम मिलाएंगे तो म, ध के बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है, व्यंजन बने तो ध आधा हम लिख सकते हैं, आधा इस तरह से। व के बाद व मिला तो व पूरा हो गया और र हर्षी का री आ गया, यानी ये मध्यवरी हो गया। इसको हम लोग घेर देंगे क्योंकि ये प्रक्रिया है।
इसके बाद री से संबंधित हम देख सकते हैं, री से संबंधित हम देखेंगे जैसे पितृ जोड़ आदेश है, तो पितृ जोड़ आदेश, तो यहाँ त्रि में री है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो त हलंत री निकल कर आया, और यहाँ आदेश है, तो री के बाद भिन्न स्वर बन मिल गया आ, तो री बदल जाएगा किस में, यहाँ देखिए री और दीर्घ री बदल रहा है र में, तो री बदल गया र में। अब इसे हम मिलाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे पी तो है ही, का पी, और त के बाद आधा र है, आधा त आधा र, तो आप जानते होंगे कि त प्लस आधा र मिलकर आधा त्र बन जाता है। अब यहाँ आ मिला तो आ मिलेगा, इसमें जब आ जाएगा तो ये त्रा हो जाएगा, यानी हम इसे यहाँ लिख सकते हैं पित्रा, इधर देश, क्या हो गया, पित्रा देश हो गया, यह भी रूप आपका सिद्ध हो रहा है। इसके बाद हम एक उदाहरण और देखते हैं लिरी से संबंधित, तो यहाँ हम लोग इसको मिटाते हैं। लिरी से संबंधित देखें तो जैसे लिरी प्लस आकृति, यहाँ आप देखें कि लिरी के बाद भिन्न स्वर, लिरी तो डायरेक्ट मिल ही रहा है, तो लिरी के बाद भिन्न स्वर बन है, तो लिरी किसे बदल जाएगा, ल में, ल भी कैसा हलंत युक्त, आधा ल कह सकते हैं इसको, तो ल में बदल गया, विकार अपना उत्पन्न हो गया, ल के बाद हम आ मिला देंगे क्या बन जाएगा, ला कृति। अगर आप लोग इस तरह से इस पर ध्यान देंगे, इसी तरह से आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे, तो आपको कहीं भी यण संधि में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आज इतना ही।